हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू विद्या सेतु चैनल। तो देखो, अभी DTPSB के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए भी नहीं हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं DTPSB के बारे में। अनयूजुअली हम कट ऑफ के बारे में बातें करेंगे थोड़ा बहुत कि आई नो एग्ज़ाम अभी पूरे एग्ज़ाम हुए भी नहीं है और बात हो रही है यहाँ पे DTPSB के कट ऑफ की कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो यार ये मेरे खुद के द्वारा सिलेक्ट किया गया टॉपिक नहीं है। मैं जब भी लाइव जाती हूँ या मैंने भी कोई भी DTPSB की वीडियो बनाई है, तो सबसे पहले कमेंट से ही आ रहे हैं, यही पूछा जा रहा है कि मैम क्या कट ऑफ हो सकता है एक्सपेक्टेड। तो यार देखो, ये ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम अभी से आपको कट ऑफ नहीं बता सकते। मैं आपको ये बात कंप्लीट करके एक जनरल आइडिया दे दूंगी और मुझे जहां तक लगता है, मेरी प्रिडिक्शन जो होती है, चाहे मैंने EMS का रिजल्ट डेट बोला हो या मैंने अभी KVS का EMS का Tier 2 बोला था मार्च के लास्ट वीक में, तो वो बिल्कुल ठीक हुआ है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है ना, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो करेक्ट ही होता है। तो आप देखो, कट ऑफ सुन के जरूर जाना। मैं ये नहीं बोल रही कि एग्जैक्ट वही होगा, पर मैं ये बोल रही हूँ 1-2 मार्क्स कम या 1-2 मार्क्स ज्यादा होंगे, इससे कहीं इधर उधर नहीं होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें, बच्चे पूछ रहे थे कि कमेंट आ रहे थे कि मैम कितनी जाएगी कट ऑफ, कितनी जाएगी बता दो, एक आइडिया दे दो। तो यार देखो, ये ना बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी तो एग्जाम हुए भी नहीं है, ठीक है, और जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनकी शिफ्ट्स ईजी थी, राइट। और आप ये जानते हो कि DTPSB नॉर्मलाइजेशन जरूर होता है अगर इतने शिफ्ट में एग्जाम चलता है। ठीक है, आपका पूरा कम से कम 30-40 डेज एग्जाम चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन होगा? जरूर होगा। और क्या पता आगे वाली शिफ्ट के एग्जाम टफ हो और ये वाली शिफ्ट के एग्जाम इजी थे, जैसा हमें सुनने को मिला। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आई नो कि बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमसे इतना पहले 1.5 महीने पहले एग्जाम ले लिया, उनके इतना लेट एग्जाम लिया है। अगर उनका एग्जाम टफ भी होता है तो क्या हुआ, उनको तो पढ़ने का टाइम मिला है ना। यार देखो, ये सब चीज़ें ना बोर्ड सोचेगा, DTPSB बोर्ड सोचेगा उनको क्या करना है। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। बाकी अगर बात करें कि कट ऑफ का, तो यार नॉर्मलाइजेशन के बाद भी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ ना, तो अभी जो एग्जाम आ रहे हैं वो ईजी आ रहे हैं। देखो ईजी है, बट उसका पार्ट बी ईजी है। पार्ट ए अगर हम देखें तो भाई उसमें रीजनिंग आपका इतना लेंदी हो रहा है, आपका मैथ्स इतनी लेंदी हो रही है, तो पार्ट ए को हम ईजी नहीं बोल सकते, हम उसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही बोलेंगे। ठीक है, अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, बहुत लेंदी है, बच्चों के पेपर छूट रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एग्जाम ईजी है? और अभी जब बच्चे करके आते हैं ना एग्जाम, तो उनको ईजी ही लगता है। बाद में जब वो रियलाइज करते करते हैं, तब उनको फील होता है कि नहीं, इतना ईजी भी नहीं था जितना वो सोच रहे थे, या वो सोच रहे थे कि इतना अच्छा गया, इतना अच्छा भी नहीं गया था एग्जाम। तो अगर मैं सब चीज़ों को लेकर अगर मैं बात करूं, तो इतना कंफर्म है कि जो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी 150 से अबव जाने वाली है। ठीक है, चाहे नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो, चाहे आपके मार्क्स बढ़े, जिनका टफ आया, जिनका पेपर इजी आया था अभी तक, उनके मार्क्स कम हो, चाहे जिनका बाद में अगर टफ आए उनके मार्क्स कम होंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे, पर ये कंफर्म है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 150 प्लस तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, 200 अगर आपके क्वेश्चन थे तो 150 अबव जिसके करेक्ट होंगे, क्योंकि अभी भी मेरे पास कम से कम 500 से ऊपर ऐसे चीजें आ चुकी है सुनने में, बच्चों का सब कुछ सुनने में आ गया है कि उनके 150 प्लस ही मार्क्स बन रहे हैं। वन एक कह रहा था कि मैम मेरा सब कुछ, आप अगर नेगेटिव क्वेश्चन या मेरी एक्यूरेसी देखकर अगर मैं बताऊं तो मेरे कहीं ना कहीं 170 प्लस क्वेश्चन करेक्ट है। आप देख रहे हो? तो अगर वो इजी पेपर है, उसका नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो कितने कम होंगे? ज्यादा से 4-5 नंबर ही तो कम होंगे, ज्यादा नंबर तो कम नहीं करेगा ना बोर्ड भी। अगर एक बच्चे के 170 बन रहे हैं और उसके नंबर 150 कर रहा है, तो भाई वो तो प्रदर्शन कर देगा, वो तो धरना कर देगा। भाई क्वेश्चन तो तुमने इजी दिया ना, पेपर तुमने इजी दिया, हमने थोड़ा ना तुमको बोला कि तुम पेपर इजी दो। ठीक है, तो बात यही है कि भाई 150 प्लस आपके होने चाहिए। ठीक है, बात रही, मैंने अब कट ऑफ का आपको एक आइडिया जनरल दे दिया है। बाकी पूरा प्रॉपर कट ऑफ क्या होता है ये तो देखो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। फ्रेंड्स, कंपटीशन है बहुत है, लेकिन आप ये देखो कि ये आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। ठीक है, अगर जो पता चला है कि कितने फॉर्म फिल करे गए हैं, तो DTPSB जनरली और एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे कम फिल करे जाते हैं। अगर यही आपका EMS में आपके 13-14, KVS में 13-14 लाख आपके फिल हुए फॉर्म, लेकिन DTPSB में आपका सिर्फ 1,76,000 फॉर्म फिल हुआ है। अगर हम इसको एक नॉर्मल भी करके चले तो 1,80,000 फॉर्म आपके कहीं ना कहीं फिल किए गए हैं। ठीक है, तो आप देखो इतने कम फॉर्म फिल हुए हैं, उनमें से आप ये लगा लो 30-40% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया होगा मैम? अगर मैं अब आपसे ये बात करूं, तो आप भी जानते हो कि जो DTPSB का एग्जाम है वो सिर्फ आपका दिल्ली NCR में हुआ है, राइट। आपका गुड़गांव, आपका नोएडा, यहाँ पे एग्जाम हुआ है। क्या जिस बच्चे ने केरला से, साउथ से या नॉर्थ ईस्ट से एग्जाम दिया होगा, ठीक है, तो क्या वो एग्जाम देने आए होंगे? सारे बच्चे नहीं आए होंगे, क्योंकि इतना दूर ट्रैवल करना, कुछ हाउसवाइफ होती हैं, बेटियां होती हैं, ठीक है, बच्चियां होती हैं,
जिनकी शादी नहीं भी हो, क्या उनके पेरेंट्स सब इतना दूर भेजते हैं या उनके साथ जाते हैं एक एग्जाम के लिए? तो नहीं जाते, जब तक उनको श्योर ना हो कि हाँ भाई हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। एक वाइफ को जब तक खुद उसकी गट फीलिंग नहीं बोलेगी ना कि हाँ मेरा इतनी अच्छी प्रिपरेशन है और मैं क्लियर हो जाऊंगी, वो नहीं जाएगी, वो खुद ही एग्जाम देने नहीं जाएगी। उसके रिलेटिव्स तो क्या ही बोलेंगे, उसका हस्बैंड या उसके घर वाले तो क्या ही रोकेंगे, जो वो खुद ही रुक जाएगी अगर उसकी प्रिपरेशन नहीं होगी। तो आप ये लगा लो कि 30-40% लोगों ने तो पेपर ही नहीं दिया। पेपर का जो अटेम्प्ट है, अटेंडेंस है, वही आपकी 50-60% है। तो अगर 1,70,000 80,000 लोगों ने फॉर्म भरा भी है, अगर उसमें से आप 30-40% हटा लो तो सोचो कितना होता है। Am I करेक्ट? देन उसके बाद वैकेंसी कितनी थी? तो वैकेंसी आपकी 1180 वैकेंसी थी, ठीक है। तो अब उस हिसाब से हम पूरा देख लेंगे कि भाई कट ऑफ क्या बनेगा, कंपटीशन कितना है, कितना कम हो रहा है। तो कंपटीशन तो आपके ऐसे आधे ही कम हो रहे हैं, करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो मैं उनमें से पढ़ के ही बताऊंगी। मैंने आपको बता दिया कितने % बच्चे एग्जाम देने गए, ठीक है। उसके बाद मैं आपके ही कमेंट से ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने आपको ये भी कंफर्म किया। देखो मेरे को वीडियो बनानी थी, लेकिन मैं जब बनाती जब एक बार सारे एग्जाम हो जाते पीआरटी के, बट आप लोगों ने पूछा, आप लोग बार बार, ठीक है वो सबको होता है यार। मैं अगर मेरा टीजीटी पीजीटी अगर मैं भी पीआरटी होती और मैंने भी एग्जाम दिया होता तो मैं भी 10 जगह जाके पूछती कि भाई कितना कट ऑफ गया है, क्या है। ईएमएस और केवीएस में तो आप देख ही रहे हो कितना धूम मचा था कि कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। ये सबके अंदर जो भी बच्चा पेपर देता है ना, तो वो अगर उसने बहुत मेहनत करा है तो उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती ही होती है कि भाई उनको पता चले कि कट ऑफ या ये सब क्या जाने वाला है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं भी आप लोगों में से एक ही हूँ, ठीक है। तो अगेन मैं बोलूँ कट ऑफ आपका 155 से 160 के अराउंड इतना तो रहेगा ही रहेगा, 150 प्लस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और बात रही वैकेंसी, मैंने आपको बता दी है। फॉर्म कितने फिल हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और हाँ, जो आपका DPLSB का दास ग्रेड 2 का जो वैकेंसी है वो भी आ गई है, ठीक है। उस पर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी। जिसका अगर जनरल पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है वो ये फॉर्म ज़रूर फिल करे। जिन्होंने जनरल पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करी हुई है, ठीक है, वो ये फॉर्म ज़रूर फिल करे। तो इसका भी वैकेंसी आ चुकी है दास की ग्रेड 2 की, ठीक है। तो इस पर भी मैं, अगर आप बोलोगे कमेंट में, तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और ये आप देखो कि DPLSB ना सबसे कम फॉर्म फिल होते हैं, ठीक है। और बस इसीलिए और जो एग्ज़ाम देने भी आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीरियस हैं, वो आसपास रहते होंगे, वो एग्ज़ाम देने आ जाते होंगे, ज़रूरी नहीं है उन्होंने पढ़ा है, ठीक है। तो DPLSB में बहुत सिलेक्टिव लोगों का सिलेक्शन होता है, ऐसे नहीं कि किसी का भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन, DPLSB दिल्ली की जॉब है तो आसपास वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं दिल्ली में जॉब लेने के लिए, ठीक है। और देखो नॉर्मलाइजेशन तो ज़रूर होगा, क्योंकि किसी का पेपर 40 दिन पहले हुआ है, किसी का पेपर 40 दिन बाद हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन तो ये तो नहीं, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो देन वो नाइंसाफ़ी है, ठीक है, बच्चों के लिए। और बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमारा पेपर फैब में हो गया है, बच्चों का पेपर अप्रैल तक जा रहा है, तो क्यों नॉर्मलाइजेशन करेंगे? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा पेपर ईजी होना बनता था, हमने जल्दी एग्जाम दिया। जो लेट देंगे उनका टफ करो, और क्यों नॉर्मलाइजेशन करना है? देखो ये सब तो उन लोगों पे डिपेंड करता है, DPLSB वालों पे, बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। आपका काम था मेहनत करने का और पढ़ने का, आपने पढ़ा। अब मैं आगे आने वाले बच्चों के लिए बता दूं जिनका अब एग्जाम है मार्च अप्रैल में, तो मैं यही बोलूँगी, देखो आपने आई थिंक जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, उनसे आपने ये ज़रूर सीखा होगा कि भाई आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। तो अगर मैं एक बार रिपीट कर दूं, वैसे तो मैंने इस पर वीडियोस बनाई हैं बट कोई देखता नहीं है जाकर, है ना। तो अगर आप ये वीडियो पे आए हो तो मैं आपको बता दूं, देखो आपको पार्ट 1 में प्रॉपर ध्यान रखना है। पहली बात कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो लगता है, आपको पता होता है, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है ना कि आपने मैथ्स और रीजनिंग की, तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। नहीं तो आप उसको थोड़ा सा करते हो ना, आपको पता चल जाता है नहीं आंसर निकल रहा है, आगे बढ़ो, राइट। लेकिन आप क्या करते हो, आप ईगो पे ले, नहीं मैंने ये करा था, मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर करा था, मैं इसको सॉल्व करके रहूंगा, और वहीं आप 3-4 मिनट गवा देते हो, जो आपका आगे असर पड़ता है। DPLSB में सिंपल है, पार्ट ए अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप पार्ट बी में चल जाओगे और वापस नहीं आ सकते। बहुत बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि वो एक पार्ट जब सबमिट करेगा तो वो वापस उस पार्ट पे वापस नहीं आ सकता है। तो क्या पार्ट है, कैसे, सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है? ए पार्ट है, जनरल पेपर है। तो भाई जनरल पेपर अपना फटाफट करके, अगर आपको जीके जीएस जितना आता है करो, नहीं आता छोड़ दो, नेगेटिव मार्क्स लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव करने का जरूरत नहीं है। जीके जीएस करो, ठीक है, अपना इंग्लिश करो, अपना हिंदी करो, ईजी आ रहा है वैसे भी, उसको करो अच्छे से। मैथ्स जितने क्वेश्चन आ रहे हैं 15, 14, 12, 13 जितने आते हैं करो, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। रीजनिंग अगेन इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको लेंदी लगे ही ना, ऐसा ना हो कि आपसे सॉल्व ही ना हो, जिनका अभी एग्जाम आने वाला है। रीजनिंग अपने आप में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस ये है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने उसको कितना टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब करके अपना 1 घंटे के अंदर मेरे हिसाब से आपको पार्ट बी
जो आपका CDP है उसको आपको कम से कम 45 to 50 मिनट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पेपर लेंदी है नहीं भी है पार्ट बी, तब भी आपको 100 क्वेश्चन में 50 से 45 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। तो उतना आपको अपना पार्ट बी के लिए सेव करना है टाइम, ठीक है, ताकि ऐसा भी ना हो कि आपने पार्ट बी कर लिया और आपका टाइम बच रहा है अभी भी, देन यू आर रिग्रेटिंग कि यार थोड़ा टाइम और वहाँ पे दे देते। नहीं, आप जितने में पार्ट बी कर सकते हो, आपको जितना लगता है कि आपने बहुत अच्छे से पार्ट बी का प्रिपरेशन करा है, उतना ही टाइम आप, चाहे आपको 40 मिनट रखना है 40 मिनट रखो, 45 रखना है 45 रखो, 50 रखना है 50 रखो, बट पार्ट ए जल्दी से सॉल्व करके 50 मिनट 45 मिनट आप अपने पार्ट बी को ज़रूर दो, और वो बहुत स्कोरिंग है, वहाँ पे आप 90+ भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करो कि कहीं पर स्टक मत हो, अटको मत, और फटाफट अपना पेपर करते 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 जाओ, पार्ट बी में जाओ, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके अपना 150+ स्कोर करने का कोशिश करो। 150 भी मैं कम बोल रही हूँ, 155 160 स्कोर करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे पास कॉल आए हैं, मेरे पास खुद कमेंट आए हैं कि मैम 95% एक्यूरेसी के साथ मेरे 178 मार्क्स बन रहे हैं। अगर मैं 3-4 नंबर कम भी कर देता हूँ, नेगेटिव कर देता हूँ, तो मेरे 170+ मार्क्स बन रहे हैं। अब आप बताओ, आप 140 130 लेकर क्या करोगे? कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, मैं यही बोलूँगी, ठीक है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो, ठीक है। देखो, अभी से आप ये सर्च कर रहे हो, तभी आप पूछ रहे हो, आपकी डिमांड है, तभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज भाई हमारे पास और भी चीज़ें हैं वीडियो बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए है वीडियो बनाने के लिए। हम क्यों DPSP की कट ऑफ पे वीडियो बनाएंगे जो अभी तक हुए भी नहीं है? आप पूछ रहे हो, आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट, आपने एग्जाम दिया, आपने मेहनत करी, आपको आपका हक बनता है जानना, बट ये सोच के कहीं पर भी कुछ भी मत सुन लो कि हाँ भाई 100 कट ऑफ जाएगी या 80 कट ऑफ जाएगी। अपना हैव सम पेशेंस, आपने एग्जाम दिया, आपने प्रिपरेशन करा, आप एक टीचर बनने वाले हो, तो उतना पेशेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। आपका एग्जाम हो गया है, RPSC आ रहा है, बहुत एग्जाम आ रहे हैं, उन सब की प्रिपरेशन करो, ठीक है, और जितना हो सके वेट करो, एग्जाम होने दो सबके, ठीक है। और बस यही बोलूँगी कि आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है, आप सभी के 150+ स्कोर बन रहा होगा, ठीक है। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप जो मुझे क्लियर करना था, जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उन सब का रिप्लाई दे दिया है। दास का जो आपका ग्रेड 2 का जो वैकेंसी आई है, उस पर भी मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगी अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। उस पर आपका सिलेबस मैं डिस्कस कर लूँगी, कमेंट में मुझे बता देना एक बार, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई होगी, ठीक है। और आपका EMS का भी Tier 2 का एग्जाम डेट आ चुका है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 20-25 डेज बचे हुए हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट, आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। मेरा भी EMS Tier 2 है, ठीक है, बट मैं इसलिए थोड़ा रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरा अभी DPSP TGT PGT का एग्जाम नहीं है, ठीक है। मेरा TGT PGT अभी एग्जाम डेट नहीं आया है, तो मैं थोड़ा अपना EMS की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और मेरी हो भी चुकी है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।